अन्नदाता, मीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है, अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धनिया की उन्नत किस्में और बुआई की वैज्ञानिक तकनीक, मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों को देखरेख का सही तरीका, धनिया भारतीय रसोई का खास मसाला है और इसकी खासियत से सभी वाकिफ हैं। धनिया की पत्तियों की महकती खुशबू का तो जवाब ही नहीं। सूखा और ठंडा मौसम इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस समय धनिया की हरी पत्तियों और दाने दोनों के लिए खेती कर सकते हैं। तो चलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सर्वेश कुमार से। तो आज हम बात करेंगे कि धनिया की खेती कैसे करी जाए। आप जानते हैं कि किसान बंधु कि धनिया का उपयोग हम लोग मसालों में करते हैं, साथ साथ हम हरी पत्तियों के में इसका हम यूज करते हैं। धनिया का बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी होता है, क्योंकि इससे इस्तेमाल से हमारे पेट में बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इसके लिए जो जलवायु होना चाहिए वो शीत जलवायु यानी कि ठंडी जलवायु होनी चाहिए। सोइंग के टाइम पे हल्की गर्मी, रात में ज़्यादा ठंडी, और जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो यानी कि अप्रैल मार्च का महीना हो तब इसमें हार्वेस्टिंग करी जाती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। साथ साथ में धनिया की खेती में अगर जल जमाव की स्थिति आ रही है तो वहाँ पे समस्याएं आएंगी। तो वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपका जल निकासी होना चाहिए। खेत की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 जुताई होनी चाहिए, और अंतिम जुताई से पहले आप किसान बंधु 15 टन गोबर प्रति हेक्टेयर दर से खेत में मिला देंगे। इसके साथ किसान बंधु हम लोग बात करेंगे, हम INM की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी पोषक तत्व प्रबंधन की। अगर हम असिंचित क्षेत्र की बात करें यानी हम पहाड़ी की बात करें जहाँ बारिश अपने आप होती है, हमें इरीगेशन सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पे हम लोग 20 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास हम लोग प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु बिहार की कंडीशन में जहाँ पे ऐसी नहीं है यानी कि सिंचित दशा में बात करी जाए तो जहाँ पे इरीगेशन करना है, वैसे अमूमन धनिया के खेत में 4 से 6 बार हमको इरीगेशन करना पड़ता है, और इरीगेशन कंडीशन हमको 40 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 30 किलो हमें पोटेशियम डालना पड़ता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। नाइट्रोजन को हमें एक साथ पूरा नहीं डालना पड़ता है।
फास्फोरस और पोटेशियम को आप सोइंग के टाइम डाल सकते हैं, परंतु नाइट्रोजन को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। उसकी 1/3 डोज आपको बुआई के समय, साथ में 1/3 की डोज जो आप पहला इरिगेशन करेंगे धनिया में तब आपको डालना है। उसके बाद जो आपका 1/3 जो बाकी बचा नाइट्रोजन है वो आपको फ्लावरिंग के टाइम पे आपको डालना होता है। यदि हम उन्नतशील प्रभेद की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो हमारे यूनिवर्सिटी राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो वैरायटी है राजेंद्र स्वाति, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो है आपकी उपज जो है 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर आती है। साथ में गुजरात कोरिएंडर 1, गुजरात कोरिएंडर 2, पंथ हरितिमा, LCC 133 ये अन्य वैरायटी है जिसमें भी आप अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। LCC 133 की कहा जाता है कि ये वैरायटी जो है आपको कम से कम 20 से 25 कुंटल धनिया भी उपज दे सकती है। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए और बीज को बोने से 8 से 10 घंटे पहले पानी में भिगा देना चाहिए। साथ ही भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए मैकोजेब 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। और धनिया की उसमें क्या है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यदि 10 सेंटीमीटर कर दी जाए तो आगे जो वाला दाने की आवश्यकता होगी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम बात करें हम लोग वीड मैनेजमेंट की, जैसे कि आप देखें कि धनिया जो है और घास में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो जब कंपटीशन की बात हो जाएगी तो धनिया की पैदावार घट जाएगी। किसान भाइयों, खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों और स्थान के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खरपतवार फसल में रोग और कीटों व्याधियों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। इधर खरपतवार के नियंत्रण हेतु रासायनिक दवाओं का प्रयोग काफी बढ़ा है, जिसके कारण भूमि और वातावरण में प्रदूषण खतरा बढ़ने के साथ साथ कुछ खरपतवारों में इन शाकनाशी रसायनों के प्रति सहनशीलता भी बढ़ी है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए समेकित खरपतवार प्रबंधन प्रणाली को अपनाया जाना अति आवश्यक है। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करें, समुचित फसल चक्र अपनाएं और खरपतवार रहित प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें। वही बुआई हमेशा लाइनों में करना उचित रहता है। पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें, जिससे निकाई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। वही उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए निकाई गुड़ाई करते रहें। खेतों में पूरी सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद का ही प्रयोग करें। हरी खाद का प्रयोग करने से खरपतवार कम उगते हैं। धनिया की कटाई के लिए आप वैसे तो हम लोग हरे पत्ते के लिए यूज करते हैं, परंतु जो लोग बीज के लिए करते हैं, यानी कि जो उसको प्रॉपर हार्वेस्टिंग के टाइम तक जाते हैं, बीज बनाना चाहते हैं, उसके लिए 110 से 140 दिन का आपका टाइम लगता है। यदि हम असिंचित क्षेत्र की बात करी जाए तो उसमें हमारा 8 से 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर ईल्ड आती है, और यदि हम सिंचित क्षेत्र की बात करी जाए तो उसमें 18 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमको बीज हमारा प्राप्त होता है। इसी बंधुओं के साथ आपको कहूँगा कि धनिया के साथ हमेशा आप आलू की या अभी जो हमारा मक्का आ रहा है उसकी भी आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। ये किसान बंधुओं को एक पंथ दो काज, यानी कि आपका जो आलू है और धनिया है या मक्का है, इनके साथ भी आप डबल फायदा या डबल मुनाफा आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों,
किसी फसल के सफल उत्पादन में कई तरह की बाधाएं आती है, जिनमें से एक है हानिकारक कीटों का प्रकोप। और किसान इन कीटों की रोकथाम के लिए अक्सर रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही इन दवाओं का हानिकारक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इतना ही नहीं, इनके प्रयोग से कृषि में लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए इन रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अब किसानों को नीम आधारित कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिन्हें किसान अपने स्तर पर ही तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज की कृषि की चर्चा विषय में हम जैविक रूप से किस प्रकार कीटनाशक का निर्माण करें, उस प्रक्रिया में नीम का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कौन कौन से तरीके हैं जिससे नीम से हम जैविक कीटनाशक को बना सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि सर्वत्र भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे नीम का वृक्ष नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में कई और भी ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कीटनाशक बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे नीम के जैविक कीटनाशक बनाने की विधि। आज खेती में रासायनिक उर्वरक और खाद का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में रासायनिक खाद से पैदा हुए फल, सब्जी और अनाज के सेवन से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार की ओर से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी के तहत आज हम नीम से बने हुए कीटनाशक की चर्चा करेंगे। नीम एक ऐसा अद्भुत पेड़ है जिसे वैद्य की संज्ञा दी जाती है। इसकी पत्तियों से लेकर तने तक उभरे सूखे छिलके, निबोली, यहाँ तक कि पत्तियों के तिनकों में भी औषधीय गुण छुपे रहते हैं। इससे किसान भाई आसानी से बहुत कम लागत में घरेलू नीम कीटनाशक बना सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों आप जो है नीम की पत्तियों को इकट्ठा कर लें। इसकी मात्रा आपकी जैविक कीटनाशक बनाने की मात्रा पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से हम 10 किलोग्राम यदि हरी पत्तियों को इकट्ठित करते हैं तो उसके द्वारा हम लगभग 5 लीटर का हमारा जैविक कीटनाशक को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 10 किलोग्राम हरी पत्ती को इकट्ठा करना है और उस पत्ती को तोड़कर पानी में 10 लीटर पानी में उसको आपको भिगो के रखना है। इसके लिए आपको पानी में 2 से 3 दिन तक पत्तियों को छोड़ देना है। उसके पश्चात चाहे हरी मिर्च या लहसुन, इनका 1-1 किलोग्राम की मात्रा पीस कर इसको आप उसमें डालकर इसको और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इस प्रकार से बने हुए मिश्रण को आपको लगभग धीमी आंच में तब तक गर्म करना है जब तक इसका जो अर्क है वो इसकी आधी मात्रा पे ना पहुंच जाए, अर्थात वो 5 लीटर की मात्रा पे ना पहुंच जाए। और इस प्रकार ये जो आपका तैयार मिश्रण है इसको आप प्रति लीटर पंप में डालकर, अर्थात 1 लीटर यदि आप एक पंप में डालेंगे, एक पंप सेट में, और इसका इस्तेमाल आप अपनी प्रभावी सब्जी वाली फसल हो उस पर आप प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए, कीटनाशक हो चाहे बीमारी हो, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 10 लीटर पानी लें और उसमें 5 किलोग्राम नीम की हरी या सूखी पत्तियां या बारीक पिसी हुई नीम की निबोली, 10 किलोग्राम छाछ और 2 किलोग्राम गौमूत्र, 1 किलोग्राम पिसा हुआ लहसुन, इन सबको एक प्लास्टिक के ड्रम या मिट्टी के बर्तन में मिश्रित कर लें। फिर एक लकड़ी से इनको अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद 5 दिनों तक किसी बड़े बर्तन में ढककर रख दें। ये भी ध्यान रखें कि हर दिन 5 दिनों तक दिन में 2 से 3 बार इस घोल को अच्छी तरह लकड़ी से मिलाते रहें। जब इसका रंग दूधिया हो जाए तो इस घोल में 200 मिलीग्राम साबुन और 800 मिलीग्राम टिपोल मिला दें। अब इसका प्रयोग फसलों में अन्य कीटनाशकों की तरह किया जा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज जो है कीटनाशक के नियंत्रण के लिए इसके नीम के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नीम का तेल सामान्य रूप से किसान भाइयों आपको मार्केट में भी मिल जाएगा और इसके लिए आप नीम के तेल की मात्रा को 100 ml की मात्रा को यदि 1 लीटर पानी में घोलकर उसमें यदि आप थोड़ा सा अपना 80 ml के आसपास यदि कोई भी जो घर में उपस्थित डिटर्जेंट है उसको मिलाकर 10 लीटर पानी में पूरा घोल तैयार करके इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कीटनाशक आपके छोटे स्तर पर प्रभावी रूप से कीट नियंत्रण करने में आपकी मदद करेगा। तो इस प्रकार से आप जैव कीटनाशक का निर्माण नीम की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। नीम की खली से कीटनाशक बनाना। नीम की खली से भी कीटनाशक तैयार किया जा सकता है।
इसके लिए सबसे पहले 3 किलोग्राम कुटी हुई निपोली को करीब 15 से 16 लीटर पानी में 3 दिनों तक फूलने दें। इसके बाद चौथे दिन धतूरे का रस 100 ग्राम, हरी मिर्च 250 ग्राम को कूटकर मिला लें। इससे करीब 3 लीटर अर्क निकाल लें। करीब 15 लीटर शुद्ध पानी में 1.5 लीटर अर्क को मिलाकर सुबह के समय इसका छिड़काव पौधों पर करें। ये दवा पौधों और पत्तों पर लगने वाले कीटों, मच्छरों और माहू आदि से बचाव के लिए काफी कारगर साबित होती है। इस कीटनाशक का छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका छिड़काव 1 माह पुरानी फसल पर ही करें। तो किसान भाइयों, फिर सवाल आता है किसान भाइयों का कि ये किन किन कीटों के लिए प्रभावी होता है। तो सामान्य रूप से हम सब्जी वाली फसलों पर इसका उपयोग करते हैं तो प्रभावी नियंत्रण देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ये उन कीटों के लिए बहुत प्रभावी है जो पत्तियों पर लग के उसका रस चूसते हैं। और यदि हम इन प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो लागत मूल्य है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि हम इन जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें जैसे जो नीम आधारित हैं तो हमारी लागत मूल्य में भी कमी आएगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी जब इस कीटनाशक का इस्तेमाल करें तो फसल की जो अवधि वो 1 माह की होनी चाहिए। 1 माह पुरानी फसल पे जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव के लक्षण आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों को ये जो कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक निर्माण की विधि, उसके बारे में जानकारी पाकर अच्छा लगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम में बदलाव का दौर जारी है। काफी तेज बारिश हो जाती है तो कभी तेज धूप। इसका प्रभाव मधुमक्खियों पर भी देखने को मिल रहा है। इस समय वातावरण में फूलों की कमी होती है जिससे इनको समुचित आहार नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी ओर इन दिनों मधुमक्खियों के शत्रु कीटों की संख्या भी बढ़ जाती है। जो किसान मधु उत्पादन व्यवसाय से जुड़े हैं, अगर वो इनका सही तरीके से प्रबंधन करें तो विपरीत मौसम में भी इनसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुमार कुणाल से। अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है मधुमक्खी पालन करने में, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डर्थ पीरियड। डर्थ पीरियड कहने का मतलब इस मौसम में आप मान करके चलिए कि मार्च से लेकर के सितंबर तक का ये ऐसा महीना है जिसमें कि फूलों की संख्या कम होती है। खास करके अभी जो जुलाई अगस्त सितंबर वाला समय है इसमें बहुत कम मिलता है, जिससे कि मधुमक्खियों को पराग कण या फिर पराग लेने में बहुत समस्या होती है। तो हमें इस समय क्या करना है कि मधुमक्खी को बचाने के लिए आर्टिफिशियल डाइट हम लोग देना स्टार्ट करते हैं। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों का सबसे लोकप्रिय भोजन है। मधुमक्खी पालक चीनी या अतिरिक्त पदार्थों के साथ चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 1 भाग दानेदार चीनी और 1 भाग पानी के अनुपात में पतला चीनी का घोल मिलाकर प्रति बॉक्स में रखें। आप इसे 120 से 140 फ़ारेनहाइट यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े डाले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खियां लकड़ी के तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर डूबे बिना चाशनी पी सकें। कि हम लोग को जिस जगह पे हम लोग अपना बक्सा रख रहे हैं उस जगह का कौन कौन से फ्लावर हैं। बहुत सारे ऐसे भी फूल हैं जो कि खरपतवार पर जाते हैं। मधुमक्खियां खरपतवार पर जाती है, उसका पराग लेकर के, पराग कण लेकर के आती हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग क्या करते हैं
कि खरपतवार को सबको उखाड़ करके फेंक देते हैं, लेकिन सारे खरपतवार हानिकारक नहीं है। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो मधुमक्खियां जिस पर की जाती है और वहां से अपना भोजन लेकर के आती है। एक चीज और क्या है कि कुछ एक पक्षी हैं जो भी मधुमक्खी को आकर के लेकर के उड़ करके चले जाते हैं। तो पक्षियों से बचने के लिए हमें क्या करना है कि एक जो सिल्वर फॉइल होता है प्लास्टिक का चमकीला, उसको मधुमक्खी के बक्से के आसपास में 3-4 गाड़ दें, इससे पक्षियां दूर रहती है। मधुमक्खियों को जीवित रहने के लिए, विकसित होने के लिए निरंतर ताजे और स्वच्छ पानी की जरूरत होती है। इसलिए आपके द्वारा चयनित स्थान के आसपास प्राकृतिक या कृत्रिम पानी का स्रोत होना जरूरी है। अधिकतर मधुमक्खी पालक पानी की बाल्टियों के अंदर लकड़ी या दूसरे पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं ताकि मधुमक्खियां पानी में डूबे बिना तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर पानी पी सके। तो इस चीज का नियंत्रण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारा जो कॉलोनी है वो स्ट्रांग होना चाहिए। कॉलोनी को स्ट्रांग करने के लिए उसको प्रॉपर डाइट दें, और अगर जिस कॉलोनी में हम लोग मान करके चलिए कि 5 से हम लोग 7 या 6 ऐसा कुछ फ्रेम रखे हैं, लेकिन उतने फ्रेम के लिए हमारे बक्से के अंदर में मधुमक्खियां नहीं है, तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ फ्रेम को कम कर देना है। क्योंकि अगर फ्रेम ज्यादा रहेगा तो जितने भी हमारी वर्कर्स है वो सारे फ्रेम पर ना जा करके नहीं जा पाएंगे, और विजिट नहीं करने से क्या होगा कि उधर कीड़ा मकोड़ा पनपना शुरू हो जाता है। अब इस समय क्या करता है कि एक जिसको हम लोग वैस्प बोलते हैं, लोकल भाषा में उसको बिड़नी या हड्डा बोलते हैं, वो क्या करता है कि वो आकर के एक एक मधुमक्खियां उठा करके लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से कॉलोनी को बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। इससे बचने के लिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा उपाय क्या करना है कि इधर आप जो हमारा एंट्रेंस है मधुमक्खी का जो मुंह है उसके सामने एक वायर का नेट डाल दें, एक ऐसा जाली का निर्माण करें जिससे कि केवल मधुमक्खियां अंदर बाहर कर सके और बड़ा वाला जो कीट है वो ना जा सके। इससे हम इसको बचा सकते हैं। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए। कि एक है मधुमक्खी का मोमी कीट, ये क्या करता है कि ये वैक्स मॉथ इसे हम लोग बोलते हैं। ये मधुमक्खी के छत्ते में कहीं भी अगर दरार है या फिर कोटर है, घर जैसा बना है, उस जगह पे अपना अंडा देती है। अंडा जैसे ही कुछ समय के बाद अंडा वो फूटता है, और फूटने के बाद उससे जो शिशु निकलती है वो जाकर के मधुमक्खी का जो छत्ता है, वो जो वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको खाना शुरू करती है। जो मोमी कीट है उसका मुख्य भोजन है हमारा मोम, उसके बाद ये पॉलन या हनी। तो वो क्या करता है जिससे कि हमारा जो मधुमक्खी पल रहा है उसके ऊपर भी प्रभावित करता है। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है कि छत्ते को फ्यूमिगेट किया जाता है। फ्यूमिगेशन करने के लिए हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड नामक केमिकल का रसायन का इस्तेमाल करते हैं। इसका 20 ग्राम हम लोग 1 क्यूबिक मीटर में एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 मीटर क्यूब का एरिया है, उसमें 20 ग्राम का फ्यूमिगेशन के लिए हम लोग डाल देते हैं, जिससे हमारा वैक्स मॉथ का उपचार किया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जो प्रश्न शामिल किया है उसे पूछा है गांव लोदीपुर, जिला पटना से महेंद्र सिंह जी ने। आप पशुओं में परजीवियों की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहते हैं, तो महेंद्र जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कृमिनाशक दवा का उपयोग, जिसको डिवॉर्मिंग बोला जाता है, पशुपालन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसका एक अलग महत्व है। चूंकि जो कृमि होता है पशु के पेट में होती है, वो क्या करता है, जो आप खाना खिला रहे हैं, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको खा लेता है। इसके साथ साथ जानवर के अंदर ब्लड जो होती है उसको भी चूसता है, जिसके कारण
अपना जानवर कमज़ोर हो जाती है और इसके साथ साथ उसका प्रोडक्शन मतलब दूध उत्पादन से लेकर उसकी वृद्धि सब कुछ कम हो जाती है, जो कि हिडन रहती है, आपको दिखता नहीं है। बहुत धीरे धीरे करके पशु को उत्पादन कम करती है और उसको बीमार भी करती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। चूंकि बरसात के समय कृमि का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। बरसात के समय क्या होता है कि बारिश होती है, पानी जमा रहता है, वहाँ घोंघा में कृमि का विकास होता है और वो कृमि विकसित होकर जो घास होते हैं उसके हरे हरे पत्ते होते हैं सबसे ऊपर में, वहाँ पर जाके बैठा रहता है। अपना पशु जब चरने जाती है तो सबसे पहले उसी को खाती है, जो कि उसके पेट में जाता है और इन्फेक्शन करता है। इसलिए बरसात के समय में पतला पैखाना होने की शिकायत भी अधिक रहती है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर देखने में पड़ता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। जैसा समस्या आती है उसके अनुसार 6 महीने पर दवा रिपीट करें, या बहुत ज़्यादा आपके क्षेत्र में प्रकोप है तो 3 से 4 महीने पर भी रिपीट कर सकते हैं। मतलब 4-4 महीने पर साल भर में 3 बार भी दवा दी जा सकती है, गाय भैंस जितने हैं सभी में। परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। हो सके तो सप्ताह में 1 बार पशुशाला को लाल दवा या फिनाइल से धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। पशुओं को बरसात के दिनों में चारागाह चराने न ले जाएं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पशुओं के लिए चारा न लाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में चारा परजीवियों और अन्य फफूंद से दूषित होता है। पशुओं को चारा देने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। परजीवी से बचाव के लिए पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सकें, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। उसके बाद जब गाभिन पशु की बात आती है तो बेहिचक आप कृमिनाशक दवा का उपयोग करें। इसके लिए अलग दवा होती है, मतलब फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की होती है। इसके साथ जो भी सेफ ड्रग हो, प्रेगनेंसी सेफ हो, वो कृमिनाशक दवा का उपयोग करें और ज़रूर उपयोग करें जब उसका समय हो जाए। तो मार्केट में बहुत सारी दवा उपलब्ध हैं। पशु चिकित्सक से सलाह कीजिए और कृमिनाशक दवा का उपयोग कीजिए। ऐसे नॉर्मल वे में जो उपयोग में आती है अल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की, इसका आप शुरुआत में उपयोग कर सकते हैं। अल्बेंडाजोल होती है तो 3 ग्राम की आती है, 1.5 ग्राम की भी आती है। तो लगभग जो 300 किलो वजन की गाय है, 300 से 400 किलो वजन की, उसमें 3 ग्राम के अल्बेंडाजोल से भी काम चल जाती है। मतलब इसका जो डोज होता है 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से दी जाती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।